नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का राजस्थान रिबाता के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जिला दर्शन की सीरीज़ में हम कोटा संभाग के ज़िलों को लेकर चल रहे थे और आज हम हाड़ौती क्षेत्र के 12 ज़िले का जिला दर्शन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 12 जिला दर्शन। सबसे पहले हम देखते हैं 12 ज़िले का परिवहन विभाग का जो कोड है RJ28। RJ28 क्या है? इसका परिवहन विभाग का कोड है। इसके बाद इस ज़िले के उपनाम देखते हैं। तो इसको मसालों का घर कहा जाता है और इसको मसाला नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना सोलंकी राजपूतों के द्वारा की गई थी। सोलंकी राजपूत के द्वारा 14वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य इस क्षेत्र की स्थापना की गई थी। अब इसके कुछ प्राचीन नाम भी है, वो देख लेते हैं। इसको हम कहते हैं वराह नगरी और एक इसका नाम है बरसाना। तो इसके प्राचीन नाम हो गए, एक तो वराह नगरी, एक बरसाना। इसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि 10 अप्रैल 1991 को राज्य का 28वां जिला बारा बना, 29वां जिला दौसा और 30वां जिला राजमंद बना। यानी 3 जिले एक साथ बनाए गए थे 1991 में 10 अप्रैल के दिन, जिसमें 28वां बारा, 29वां जिला दौसा और 30वां जिला राजमंद बना था। 12 जिला कोटा से अलग होकर जिला नया जिला बनाया गया था। इस जिले के शुभंकर की बात की जाए तो मगर कोटा 12 जिले का मगर क्या है? वन्यजीव शुभंकर है। इसके बाद इस जिले में 8 तहसीलें हैं जो कि अंता, बारा, किशनगंज, शाहबाद, अटरू, छिंपा बाड़ौदा, मांगरोल और छबड़ा। ये 8 तहसीलें हो गई। 6 इसमें उपखंड आते हैं, एक बारा, एक मांगरोल, एक अटरू, किशनगंज, शाहबाद और छबड़ा। ये 6 उपखंड हो गए और 4 विधानसभा क्षेत्र 12 जिले में आते हैं। तो एक तो अटरू बारा हो गया, एक किशनगंज हो गया, एक छबड़ा और एक अंता। अब 12 जिले की स्थलीय सीमा की बात की जाए तो अपने पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के साथ ये अंतर्राज्यीय सीमा साझा करता है और 12 जिले के अपने राजस्थान के जिलों में देखा जाए तो कोटा और झालावाड़ जिलों के साथ ये अपनी सीमा स्पर्श करता है। अब इसके भौगोलिक परिदृश्य की बात की जाए तो कोटा जिले में जलवायु पाई जाती है अति आर्द्र प्रकार की। यहाँ की जलवायु कैसी है? अति आर्द्र प्रकार की है। और वैज्ञानिकों का हम वर्गीकरण देखें तो कोपेन के अनुसार यहाँ पे AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कोपेन का वर्गीकरण देखें तो यहाँ पे AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और इसके बाद थोरनवेट का जलवायु वर्गीकरण देखें तो CA-W प्रकार की जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। थोरनवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार CA-W प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसके पश्चात हम देखते हैं त्रिवार्था का वर्गीकरण। तो त्रिवार्था के अनुसार यहाँ पे AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसके पश्चात हम बात करते हैं कृषि क्षेत्र की। तो यहाँ पे मसाला और लहसुन उत्पादन में ये अपना अग्रणी स्थान रखने वाला राज्य है और छिंपा बाड़ौदा में लहसुन की मंडी स्थित है। तो एक तो लहसुन की मंडी कहाँ पे स्थित है? छिंपा बाड़ौदा बारा में। और मसालों और लहसुन उत्पादन में ये अपना प्रथम स्थान रखने वाला जिला है। फिर मिट्टी की बात की जाए तो यहाँ पे काली मध्य या फिर काली रेगुर प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? वर्टी सॉइल। तो वर्टी सॉइल या फिर काली रेगुर या काली मध्य प्रकार की मृदा पाई जाती है यहाँ पे। नदियों की बात करें हम अगर 12 जिले में तो यहाँ पे पार्वती, परवन और कुन्नू नदियों का बहाव क्षेत्र मिलता है। जिसमें हम बात करें पार्वती नदी की तो इसका उद्गम मध्य प्रदेश राज्य के सीहोर नामक स्थान से होता है। मध्य प्रदेश में बहने के पश्चात ये 12 जिले में करियाहट नामक स्थान से राज्य में प्रवेश करती है। यानी राजस्थान में इसका प्रवेश होता है करियाहट नामक स्थान से। इसके पश्चात 12 व कोटा जिले में बहने के पश्चात ये सवाई माधोपुर जिले के पालिया कस्बे में चंबल नदी में अपना जल मिला देती है। और ये राज्य की एकमात्र ऐसी नदी है दो बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। यानी 2 बार अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली कौन सी नदी है? पार्वती नदी। इस नदी के किनारे 12 का कौन सा शहर स्थित है? किशनगंज शहर। किशनगंज शहर कौन सी नदी के किनारे आ गया? पार्वती नदी के किनारे। इसके बाद हम बात करते हैं कुन्नू नदी की। तो इसका उद्गम भी मध्य प्रदेश के गुना नामक स्थान से होता है। मध्य प्रदेश में बहने के पश्चात ये 12 जिले से मुशेरी गांव से अपने राजस्थान में प्रवेश करती है। 12 जिले में बहने के पश्चात ये करौली जिले में जाकर चंबल नदी में अपना जल मिला देती है। और ये राज्य की एकमात्र नदी है जो मुशेरी गांव व गोवर्धनपुरा गांव में 2-2 बार प्रवेश करती है। यानी ये 2-2 बार एक ही गांव में प्रवेश करने वाली नदी है। कौन सी नदी? कुन्नू नदी। अब झील की बात की जाए तो यहाँ पे सीताबाड़ी झील और रामगढ़ क्रेटर झील है। अब यहाँ की बात करें बांध परियोजनाओं की तो एक हिंडलोत बांध, एक हथियादेह बांध, बैथली परियोजना, बिलास परियोजना, परवन परियोजना, अंधेरी परियोजना और लहासी परियोजना 12 जिले में स्थित है। अब ऊर्जा संसाधन की बात की जाए तो छबड़ा थर्मल पावर स्टेशन जो कि 12 में स्थित है। छबड़ा तहसील के कातीपुरा या मोतीपुरा गांव में 8 सितंबर 2005 को वसुंधरा राज्य के द्वारा प्रथम चरण का उद्घाटन किया गया था। छबड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट से राजस्थान को वर्तमान में कितनी 2320 मेगावाट विद्युत मिल रही है और ये राज्य का प्रथम सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित संयंत्र है।
तो ये हो गया छबड़ा सुपर थर्मल। इसके बाद कवई सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट बारां में स्थित है। इस पावर प्रोजेक्ट के द्वारा 320 गुणा 4 यानी 1320 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है। अंता गैस विद्युत परियोजना भी यहाँ पे है। यह परियोजना राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम NTPC के द्वारा 1989-90 में संचालित केंद्र सरकार की राज्य में स्थापित प्रथम गैस विद्युत परियोजना है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राजस्थान की प्रथम गैस आधारित विद्युत परियोजना कौन सी है, तो अंता बारां में जो स्थित है अंता गैस विद्युत परियोजना। इसके बाद इसे गैस की आपूर्ति हाजिरा बीजापुर जगदीशपुरा पाइपलाइन के द्वारा की जाती है और इस परियोजना की कुल क्षमता 419.33 मेगावाट है और इसमें राज्य अपने राजस्थान को 19.81% मिलता है। अब बारां में भांवरगढ़ किशनगढ़ व पचार बायोमास परियोजना भी संचालित की जा रही है। तो ये हो गए यहाँ पे सारे ऊर्जा संसाधन। एक तो हो गया छबड़ा थर्मल पावर स्टेशन, इसके बाद कवई सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, अंता गैस विद्युत परियोजना और एक होगी यहाँ पे भांवरगढ़ किशनगढ़ व पचार बायोमास परियोजना। अब बारां में वन सप्ताह की बात करें तो प्रशासनिक दृष्टि से 56.48% भाग पर रक्षित और संरक्षित वन फैले हुए हैं। रक्षित वन का राज्य में सर्वाधिक विस्तार बारां जिले में है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बारां के बारे में कि रक्षित वन का राज्य में सर्वाधिक विस्तार कौन से जिले में है, बारां जिले में। राज्य का नवीन व 13वां वन मंडल बारां मंडल को बनाया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट हो गया। अब शेरगढ़ अभयारण्य है बारां में, परवन नदी के किनारे शेरगढ़ अभयारण्य है और प्राचीन समय में यह अभयारण्य सर्प की विविध प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध था। शेरगढ़ अभयारण्य को सांपों की शरणस्थली के उपनाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है, सांपों की शरणस्थली के रूप में किस अभयारण्य को जाना जाता है, तो ये अपना शेरगढ़ अभयारण्य बारां का। फिर संरक्षित क्षेत्र की बात करें तो शाहबाद के जंगल, शाहबाद तलाई, रामगढ़ कुंजी सुहास, सोरसन व बांज आमली। तो ये बांज आमली वाला पूछा जा चुका है। बांज आमली संरक्षित क्षेत्र बारां में स्थित है। राज्य का 27वां संरक्षित क्षेत्र कौन सा है, बांज आमली 27वां संरक्षित क्षेत्र है बांज आमली। आप इंपॉर्टेंट लगा के इसको अच्छे से पढ़ लेना। वर्तमान में राज्य में कुल कितने संरक्षित क्षेत्र हो गए, 37 यानी कि 37 संरक्षित क्षेत्र अपने राजस्थान में कुल हो गए हैं। अभी 27वां कौन सा था, बांज आमली। अब सोरसन बारां राजस्थान में राज्य पक्षी गोडावण के लिए संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। तो अपने राज्य पक्षी गोडावण के लिए कौन सा क्षेत्र घोषित किया गया है, सोरसन बारां का। सोरसन में एक माता मंदिर है और सोरसन ये वन्यजीव अभयारण्य की तस्वीर आप देख सकते हो। इसके बाद हम इसके कला संस्कृति और इतिहास की बात करें तो शेरगढ़ दुर्ग स्थित है बारां में, परवन नदी के किनारे भामती पहाड़ी पर यह दुर्ग स्थित है, देख सकते हो आप तस्वीर। इस दुर्ग को कोषवर्धन दुर्ग के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया अभी, कोषवर्धन दुर्ग किस दुर्ग का उपनाम है, तो ये है शेरगढ़ दुर्ग बारां का। इस दुर्ग का निर्माण कुषाण वंश के शासक मालवा के शासक मालदेव के द्वारा करवाया गया था और शेरशाह सूरी ने मालवा अभियान के समय इस दुर्ग का नाम शेरगढ़ दुर्ग रख दिया था। हुंकार तोप इस दुर्ग में स्थित है और इस दुर्ग के दक्षिण द्वार पर इसका जो दक्षिणी द्वार है उसको दवारगढ़ के उपनाम से जाना जाता है, दवारगढ़ के उपनाम से जाना जाता है। सैयद की मंजार इस दुर्ग में स्थित है जिसका निर्माण शेरशाह सूरी ने अपने गुरु की याद में करवाया था और इस दुर्ग में प्रमुख मंदिर लक्ष्मीनाथ मंदिर या जिसे हम तेलियों का मंदिर कहते हैं, त्रिमूर्ति जैन मंदिर भी है, एक सोमनाथ मंदिर है, एक दुर्गा मंदिर है और एक जोरा बोरा मंदिर स्थित है। इस कौन सी दुर्ग में, शेरगढ़ दुर्ग में। इस दुर्ग में जालिम सिंह झाला द्वारा निर्मित झालाओं की हवेली भी है और इस दुर्ग में अमीर खां के महल यानी जिसको कहते हैं टोंक नवाब की हवेली, वो भी शेरगढ़ दुर्ग में स्थित है। इसके बाद बात करते हैं शाहबाद दुर्ग की। तो इस दुर्ग को सुलेमाबाद दुर्ग या सलीमाबाद दुर्ग या फिर सुलेहाबाद दुर्ग, ये एक जैसे 3 नाम है इसका, इस नामों से जाना जाता है। इस दुर्ग का निर्माण मुकुटमणि देव सिंह ने करवाया था। एक मान्यता के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण ये भी माना जाता है कि 9वीं सदी में परमार शासकों के द्वारा करवाया गया था। इस दुर्ग का पुनर्निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था और इस दुर्ग में नवल बाग तोप रखी हुई है, नवल बाग तोप रखी हुई है। इस दुर्ग में प्रवेश द्वार के आगे 2 प्रतिमाएं स्थित है जो कि अलज पंख कहलाती है। क्या कहलाती है, अलज पंख। इस दुर्ग में औरंगजेब के मुगल फौजदार मकबूल द्वारा निर्मित जामा मस्जिद है। जामा मस्जिद कहाँ पे है, मकबूल द्वारा निर्मित, इसका आगे थोड़ी डिटेल में आप पढ़ लेंगे। यह दुर्ग बादशाह औरंगजेब का विश्राम स्थल माना जाता है। तो बारां के 2 प्रमुख दुर्ग हुए, एक शाहबाद दुर्ग, एक शेरगढ़ दुर्ग। इसके बाद हम नाहरगढ़ दुर्ग की भी बात कर लेते हैं। एक नाहरगढ़ अपने जयपुर में, एक यहाँ पे बारां में भी है। बारां में स्थित इस दुर्ग का निर्माण 1712 ईस्वी में नाहरदल राठौड़ के पुत्र कुतुबुद्दीन ने लाल पत्थरों से करवाया था, इसलिए इसको
लाल दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। और ये दुर्ग दिल्ली के जो लाल किला है उसकी आकृति में निर्मित किया गया है। तो ये तस्वीर देख सकते हो आप, लाल पत्थरों से बनाया गया है लाल किले के जैसे की आकृति में। फिर यहाँ की प्रमुख जनजाति है बारां की सहरिया जनजाति। यह जनजाति सर्वाधिक बारां जिले की शाहबाद और किशनगंज तहसील में निवास करती है। भारत सरकार ने इस जाति को आदिम जनजाति समूह में शामिल किया है। भारत सरकार ने सहरिया जनजाति के विकास के लिए 1977 में सहरिया विकास कार्यक्रम शुरू किया था। और मामुनी की संकल्प संस्था सहरिया जनजाति के लिए विकास का कार्य कर रही है। यह जनजाति कभी भी भीख नहीं मांगती। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह जनजाति कभी भी भीख नहीं मांगती। इस जनजाति में गांव को सहरोल और मुखिया को कोतवाल कहा जाता है। इनकी कुलदेवी कोडिया देवी है। ये जनजाति प्रमुख लोक नृत्य करती है लेंगा और शिकारी। शिकारी और लेंगा कौन सी जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं? सहरिया के। और वाल्मीकि को अपना ये आदि गुरु मानती है। इनके घरों को टापरी कहा जाता है और इनकी बस्ती को सहराना कहा जाता है। सीताबाड़ी का मेला सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए सहरिया जनजाति के बारे में। फिर ब्राह्मणी माता का मंदिर है सोरसनंता में। यह मंदिर सोरसनंता में स्थित है। ये एकमात्र मंदिर है जिसमें शक्ति की पीठ का श्रृंगार व पूजा की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है कि एकमात्र ऐसी कौन सी देवी है जिसकी पीठ की पूजा का श्रृंगार किया जाता है? तो ये होगी अपने ब्राह्मणी माता जी। और यह मंदिर, इस मंदिर परिसर में गौड़ ब्राह्मणों की सती का चबूतरा और प्राचीन शिव मंदिर भी स्थित है। चारों ओर परकोटे से घिरे इस मंदिर को शैलाश्रय मंदिर गुफा के नाम से भी जानते हैं। और गधों का मेला भी सोरसन में माघ शुक्ल सप्तमी को पड़ता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। गधों का मेला कहाँ पड़ता है? सोरसन में, बारां में, माघ शुक्ल सप्तमी के दिन। इसके बाद जामा मस्जिद हमने पढ़ा था, शाहबाद दुर्ग में स्थित है ये मस्जिद। औरंगजेब के शासनकाल में इस मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था ये निर्माण? औरंगजेब के फौजदार मकबूल के द्वारा इस मस्जिद का निर्माण करवाया गया था शेरगढ़ दुर्ग में। और ये राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद है। ये बात ध्यान में रखना कि राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद ये शाहबाद में, बारां में स्थित है। फिर यहाँ पे कपिल धारा का मेला लगता है जो कि सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा धार्मिक मेला माना जाता है। किस दिन बढ़ता है? ये कार्तिक पूर्णिमा का दिन बढ़ता है। फिर सीता लक्ष्मण मंदिर व वाल्मीकि का आश्रम भी कहाँ पे स्थित है? सीताबाड़ी में। और कपिल धारा का मेला कहाँ पे पड़ता है? सीताबाड़ी में। फिर गड़गच शिवालय, ये है अटरू में। अटरू का प्राचीन नाम क्या था? अटलपुरी। और इस शिवालय परिसर में स्वतंत्र मूर्तियाँ विराजमान है। फिर डोल मेला, यह मेला बारां में भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन, यानी कि जल झूलनी एकादशी जिसको हम कहते हैं, इस दिन बढ़ता है बारां में प्रतिवर्ष डोल मेला। फिर काकुनी धाम है, यहाँ पे परवन नदी के किनारे ये धाम स्थित है। यहाँ पे पहले तो 108 मंदिरों की श्रृंखला थी, लेकिन वर्तमान में बस 15 या 16 मंदिरों खंडर मौजूद रह गए हैं, ये देख सकते हो आप। और श्री कल्याण जी का मंदिर है यहाँ बारां में, जिसको श्री जी के मंदिर के नाम से भी जानते हैं। और इस मंदिर का निर्माण 1537 में बूंदी की राजमाता राजकुंवर बाई के द्वारा करवाया गया था। फिर बंडदेवरा के शिव मंदिर है। 10वीं से 12वीं शताब्दी में खजुराहो शैली में बने प्राचीन भगवान के शिव के मंदिर है। और यह मंदिर परिसर में भी ऐसा माना जाता है 108 मंदिरों का समूह था। इसका निर्माण मेदवंशीय राजा मल्लय वर्मा ने करवाया था। तो बंडादेवरा के शिव मंदिरों का निर्माण पूछा जा चुका है, मल्लय वर्मा के द्वारा पंचायत शैली में करवाया गया था। कौन से वंश के? मेद वंश के शासक। और इसको राजस्थान का लघु खजुराहो व हाड़ौती का खजुराहो के नाम से जानते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो बंडादेवरा के शिव मंदिर है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है बारां से। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बच जाते हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। लक्ष्मी नारायण का मंदिर बारां में स्थित है। एक नेकनाथ बाबा की दरगाह बारां में स्थित है। बारां जिले के पटौदा की रामलीला और डोलम गांव के भोपों का फड़ गायन व अटरों की धनुष लीला प्रसिद्ध है। तो बारां में पटौदा की तो रामलीला हो गई, डोलम गांव के भोपों की फड़ हो गई, और अटरू की धनुष लीला प्रसिद्ध है। राज्य में प्रथम जियो हेरिटेज क्रेटर रामगढ़ बारां में स्थित है। जियो हेरिटेज क्रेटर रामगढ़ की तस्वीर भी लगाई होगी शायद मैंने, हाँ ये देख सकते हो आप, प्राकृतिक रामगढ़ क्रिएटर, जिसको केंद्र सरकार के द्वारा जियो हेरिटेज क्रिएटर के रूप में घोषित कर दिया गया। फिर बिजासण माता का मंदिर छबड़ा में और मामा भांजा का मंदिर भी अटरू बारां में है। बड़ा गांव की बावड़ी अंता बारां में है। और थानेदार नाथू सिंह की छतरी शाहबाद में बनी हुई है। कृष्ण विलास महल बारां में स्थित है। बारां जिला दक्षिण पूर्वी पठारी भौतिक प्रदेश का हिस्सा है। और सीताबाड़ी लोक मान्यता के अनुसार यहाँ पे माँ सीता की कर्मस्थली और लव कुश की बचपन की स्थली रही है। यहाँ पे 7 कुंड है, एक तो वाल्मीकि आश्रम, सीता कुंड,
लक्ष्मण कुंड, सूर्य कुंड, लव कुश कुंड जो प्रमुख है इनमें से। और यह शहर है जनजाति का प्रमुख आस्था का केंद्र है। तो इसकी भी तस्वीर दिखाता हूँ मैं, सीताबाड़ी की लगाई क्या, हाँ ये रही सीताबाड़ी की तस्वीर। और इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, एक ये तपस्वियों की बगीची स्थित है यहाँ पे। एक बांसथुनी 12 से 24 किलोमीटर दूर शाहबाद रोड पर ये दाईं ओर बांसथुनी का मंदिर देखा जा सकता है। ये नक्काशीदार खंभों, तोरणों आदि के साथ 9वीं से 10वीं शताब्दी में बना एक सुंदर मंदिर है। भगवान विष्णु के वराह अवतार की एक मूर्ति इस मंदिर के बाहर रखी गई है। ये बांसथुनी के विष्णु मंदिर है। इसके बाद राजकीय संग्रहालय 12 के अटरू में बिलासगढ़, केलवाड़ा, काकोनी, रामगढ़ एवं बड़ौरा से प्राप्त 9वीं से 12वीं की शताब्दी की पाषाण प्रतिमाएं यहाँ पे एक साथ प्रदर्शित की गई है। अस्त्र शस्त्र, हस्तशिल्प और शहरीय संस्कृति आदि के संग्रहण यहाँ पे मौजूद हैं। इसके बाद हाड़ौती पनोरमा भी 12 में। गजनपुरा के पास कोटा रोड पर फूड क्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के सामने ये पनोरमा स्थित है। पर्यटकों को कोटा, बूंदी, झालावाड़ के गौरवशाली इतिहास को जानने के लिए आकर्षित करता है। हाड़ौती पनोरमा एक केंद्र है जो इन चारों जिलों का एक सूत्र में बांधता है। तो ये अपने सारे 12 जिले के एक साथ सारे फैक्ट जो एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनते हैं हमने चर्चा कर ली है। इससे बाहर कुछ बचा नहीं है अभी। तो अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। कोई कमी या फिर कोई सुधार आप चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लेना। ऐसे ही और जिला दर्शन की क्लासें आपको मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय राजस्थान।